जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो में मैंने दोस्तों 1885 से लेकर 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं दोस्तों, उसको मैंने एक वीडियो में कवर कर दिया है। तो जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर ले दोस्तों, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा कांग्रेस की स्थापना, उससे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है हमारा कांग्रेस का गठन। तो याद रखना है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। किनके द्वारा किया गया था तो याद रखना है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। एलन ऑक्टेवियन जो ह्यूम थे ये कहाँ के निवासी थे तो याद रखना ये स्कॉटलैंड के ये निवासी थे। 1857 का विद्रोह हुआ था, तो 1857 के विद्रोह में ये कहाँ के प्रशासनिक अधिकारी थे तो याद रखना है ये इटावा, यूपी में एक जगह है इटावा, वहीं पर ये प्रशासनिक पद पर बने हुए थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इन्हें कांग्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इनको कांग्रेस की स्थापना का क्या किया जाता है, जनक माना जाता है। इनके विषय में और भी आपको क्या ध्यान रखना है कि ये प्रशासनिक अधिकारी तो रह ही चुके थे, साथ ही साथ ये समाज सुधारक भी थे और ये एक पक्षी विज्ञानी भी थे। क्या थे तो ये एक पक्षी विज्ञानी भी थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इनकी जीवनी किसने लिखी थी तो ये भी पूछा जाता है। वेडरबर्न ने इनकी जीवनी लिखी थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड जिसको आपको ध्यान में रखना है। और क्या इनसे रिलेटेड याद रखना है कि 1885 ईस्वी में इनको महासचिव बनाया गया था कांग्रेस का। और ये इस पद पर कब तक बने रहते हैं तो 1885 से लेकर 1907 तक ये कांग्रेस के महासचिव के पद पर बने रहते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनको कई नामों से जाना जाता है। शिमला का संत भी इन्हें कहा जाता है, कांग्रेस का जनक भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम से जिसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बात करें कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय परिसर में कांग्रेस का गठन किया गया था। और इसमें कितने लोग उपस्थित थे, यानी कितने प्रतिनिधि इसमें शामिल थे तो 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे कांग्रेस की स्थापना के समय। कौन शामिल नहीं थे याद रखना, ये भी सवाल बार बार पूछा जाता कि कांग्रेस की स्थापना के समय कौन व्यक्ति शामिल नहीं थे तो सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी थे वो कांग्रेस की स्थापना के समय उपस्थित नहीं थे। प्रथम अधिवेशन की अगर हम बात करें तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था तो WC बनर्जी के द्वारा, यानी उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद क्या रखना है आपको तो 1876 में इनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता की स्थापना की जाती है। और कांग्रेस की स्थापना से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण जो राजनीतिक संगठन था वो कौन था तो वह था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, जिसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी तो याद रखना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये कांग्रेस से रिलेटेड याद रखना है। और उस समय जिस समय कांग्रेस का स्थापना हो रहा था उस समय भारत के वायसराय कौन थे तो लॉर्ड डफरिन जो थे वो कांग्रेस के वायसराय, कांग्रेस का बोल रहा हूँ, उस समय भारत के ये क्या थे वायसराय थे। तो ये कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और भी याद रख सकते हैं क्या कि पहले जो था दोस्तों कांग्रेस का गठन कहाँ पर होने वाला था, यानी कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर होने वाला था तो पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में नहीं हो पाया किसी कारण की वजह से, जिसके वजह से क्या हुआ था, इसका जो स्थापना हुआ था वह कहाँ पर हुआ था तो बम्बई में हुआ था। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों कांग्रेस के एक एक अधिवेशन को अच्छे से देखेंगे, कौन कौन से अधिवेशन हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और जहां से सवाल बनने की काफी ज्यादा संभावना है। तो आइए एक एक कर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ और भी फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तत्व में आपको क्या याद रखना है कि प्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे तो WC बनर्जी थे इसके प्रथम अध्यक्ष। अगर पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो बदरुद्दीन तैयबजी जो थे 1887 में
मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। और ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम मुस्लिम थे, तो याद रखना है। अगर पूछा जाए कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे या यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जॉर्ज यूले। कब बनाया गया था? तो 1888 में मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहीं पर इनको अध्यक्ष बनाया गया था। पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की एनी बेसेंट। कब बनाया गया था? तो 1917 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, वहीं पर इनको अध्यक्ष बनाया गया था एनी बेसेंट को। लेकिन अगर भारतीय लग जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वह थी सरोजनी नायडू। कब बनाया गया था? तो 1925 में कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहीं पर इनको अध्यक्ष बनाया गया था सरोजनी नायडू को। आजादी से पहले कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली 3 महिलाएं थी, याद रखना है। पहला नाम आपको याद रखना है एनी बेसेंट का, दूसरा नाम आपको याद रखना है सरोजनी नायडू का, और तीसरा नाम किनका याद रखना है? नलिनी सेन गुप्ता। नीलनी सेन जो सेन गुप्ता का नाम आपको याद रखना है। तो ये 3 जो महिलाएं हैं, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता, ये आज़ादी से पहले जो है अध्यक्ष बन चुकी हैं कांग्रेस की। प्रथम में कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट। दूसरी की अगर हम बात करें तो कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू। और 1933 में, याद रखना है, 1933 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? यह तो याद रखना है नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 1933 ईस्वी का जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो याद रखना मौलाना अबुल कलाम जो आजाद थे, वो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे और सबसे लंबे समय तक ये जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। आज़ादी के समय की अगर हम बात करें कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना आचार्य जो JB कृपलानी थे, वह आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये फैक्ट्स याद रखेंगे। अब हम लोग एक एक करके जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस को, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले 1885 में बम्बई में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि क्या हुए थे? शामिल हुए थे। दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी जो थे इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम पारसी व्यक्ति थे, ये याद रखना है। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें शामिल थी? तो याद रखना है नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। 1887 ईस्वी में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो मद्रास में होता है। कौन अध्यक्ष बनाए गए थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी जो थे इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया था किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन में, जो कि कब हुआ था? 1887 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। शस्त्र अधिनियम के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया था, तो किस अधिवेशन में? तो मद्रास अधिवेशन में। फिर आपको याद क्या रखना है कि 1888 में इलाहाबाद में हुआ था अधिवेशन। कौन अध्यक्ष बनाए गए थे? तो जॉर्ज यूले जो थे, इनको अध्यक्ष बनाया गया था और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जिनको अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का। इस अधिवेशन में क्या किया गया था? इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। आपसे सवाल पूछ सकता है कि लाला लाजपत राय के द्वारा पहली बार हिंदी में भाषण कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया था? तो 1888 ईस्वी का इलाहाबाद जो अधिवेशन हुआ था उसी में दिया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 1896 में आपको याद रखना है, 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी जो थे इसके अध्यक्ष थे और ये द्वितीय यानी दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और सर्वप्रथम वंदे मातरम जो गीत है दोस्तों, वह इसी अधिवेशन में गाया गया था। कौन वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी इस गीत के रचयिता हैं, याद रखना है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वंदे मातरम गीत को किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है वंदे मातरम गीत को। और बंकिम चंद्र चटर्जी से आपको एक और फैक्ट याद रखना है क्या, कि इन्होंने कहा था क्या कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो पद के भूखे हैं। यह स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा।
एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1896 से पहले 1895 में एक अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो आपसे पूछ सकता है कि पहली बार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था, तो 1895 ईस्वी का 95 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और ये कहाँ हुआ था, तो याद रखना यह हुआ था दोस्तों पूना में यह अधिवेशन हुआ था। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स था दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, और इसमें बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया था इस अधिवेशन में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो दादा भाई जो नौरोजी हैं इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और पहली बार याद रखना है कि नौरोजी द्वारा स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, यानी स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था पहली बार, तो याद रखना है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूर्ण स्वराज की पूछे तो पूर्ण स्वराज 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें किया गया था, लेकिन पहली बार स्वराज की मांग अगर पूछा जाए कि स्वराज शब्द का जिक्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, तो 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसी में किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। फिर 1907 में सभी को मालूम हुआ कि 1907 में क्या होता है, कांग्रेस में फुट पड़ता है, और 1907 में जो अधिवेशन होता है वो कहाँ पर होता है, सूरत में, जिसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, रास बिहारी बोस रहते हैं, या घोष भी इनको कहा जाता है। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, नरम दल और गरम दल में यहाँ पर विभाजित हो गया था कांग्रेस। 1911 में क्या हुआ था, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, कौन अध्यक्ष थे, तो बीसन नारायण जो धर हैं, दर नहीं होगा यहाँ पे, बीसन नारायण जो धर हैं वो इनको अध्यक्ष बनाया गया था 1911 का कलकत्ता अधिवेशन का। और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो वह था 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी, तो बीसन नारायण धर के द्वारा की गई थी। फिर 1916 का लखनऊ अधिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्या ध्यान रखना कि 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी, तो याद रखना अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बंबई का गवर्नर जो था लॉर्ड वेलिंगटन ने अधिवेशन में भाग लिया था, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बार कोई गवर्नर जनरल जो था वह किस अधिवेशन में कांग्रेस का भाग लिया था, तो वह 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी, तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। और यहाँ पर क्या होता है कि नरम एवं गरम दल में समझौता होता है, साथ ही साथ आपको क्या याद रखना कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में भी समझौता होता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं, तो याद रखना है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर जो तिलक हैं इनके द्वारा सबसे मध्यस्थता की भूमिका निभाया जाता है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग को समझौता कराने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है बाल गंगाधर तिलक की। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है 1917 का अधिवेशन, तो इसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। कौन बनी थी अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट जो है अध्यक्ष बनी थी, और यह कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी, याद रखना है। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था अपने किस अधिवेशन में, तो 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसी में अपनाया गया था दोस्तों। फिर 1920 में कहाँ पर हुआ था, तो 1920 में हुआ था नागपुर में। कौन अध्यक्ष बनाए गए थे, तो याद रखना है सी विजय राघवाचार्य जो थे इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें कि इसमें भारतीय रियासतों के प्रति नीति घोषित की, भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन एवं हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात कही गई थी। और असहयोग के कार्यक्रम को क्या किया गया था, अनुमोदित किया गया था इस अधिवेशन में, ठीक है। फिर 1923 में काकीनाडा में अधिवेशन हुआ था, कौन अध्यक्ष बनाए गए थे, तो मौलाना मोहम्मद अली जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इस अधिवेशन की, तो याद रखना है कि इस वार्षिक सम्मेलन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, VVI है, आपसे पूछ सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी, तो 1923 का काकीनाडा में जो अधिवेशन हुआ था उसी में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। कौन अध्यक्ष थे, तो याद रखना है मौलाना मोहम्मद अली जो थे इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर है 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन
हुआ था और अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो महात्मा गांधी अध्यक्ष बनाए गए थे। और एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, वो कौन था, तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, कई बार ये सवाल आ चुका है विभिन्न एग्जामों में। 1925 में मैंने आपको बताया था कि कानपुर में अधिवेशन हुआ था, कौन अध्यक्ष बनी थी, तो सरोजनी नायडू को अध्यक्ष बनाया गया था और यह कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, याद रखना है। फिर 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, ये कई बार सवाल आ चुका है। अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और पहली बार जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था इस अधिवेशन में। रावी नदी के तट पे हुआ था, याद रखना है। फिर 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर होता है, तो यह कराची में होता है। कौन अध्यक्ष बनते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया था और पहली बार इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि मूल अधिकार का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया था। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन इसमें किया गया था। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव भी इसमें पारित किया गया था। तो ज्यादातर जो सवाल है यही आता है, मूल अधिकारों का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था या लाया गया था, तो याद रखना 1931 ईस्वी का जो कराची अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी दोस्तों। फिर 1936 में याद रखना है कि 1936 में लखनऊ में अधिवेशन होता है। कौन अध्यक्ष थे, तो जवाहरलाल जो नेहरू थे उनको अध्यक्ष बनाया गया था और नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के हल करने की कुंजी बताया था। याद रखना है, ये सवाल आया हुआ है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना की गई थी इसी अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, जो कि कब हुआ था, 1936 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी देख लेते हैं। फिर याद रखना है आपको यहाँ से कि 1937 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो फैजपुर में हुआ था, जिसकी भी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस का जो गांव में हुआ था वह कौन था, तो वह था फैजपुर। ठीक है। फिर 1938 में हरिपुरा जो कि गुजरात में है, वहां पर कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अध्यक्ष कौन बनते हैं, सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष बनते हैं इस अधिवेशन के। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है कि इसमें राष्ट्रीय नियोजन योजना समिति का गठन, सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी इसी अधिवेशन में। और झंडा गीत को, जो झंडा हमारा गीत है उसको स्वीकृति मिला था किस अधिवेशन में, तो 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था उसी में मिला था दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। फिर 1939 में ही क्या होता है, त्रिपुरी जो कि मध्य प्रदेश में है, अधिवेशन होता है कांग्रेस का। कौन अध्यक्ष बनाए गए थे, तो दोबारा अध्यक्ष इनको बनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस को। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इस अधिवेशन की, आइए हम लोग देखते हैं। तो पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी समर्थित उम्मीदवार पटाभी सीतारामैया के बीच मतदान द्वारा किया गया था। और इसमें क्या होता है, इस चुनाव में क्या होते हैं, सुभाष चंद्र बोस जीत गए, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तब राजेंद्र प्रसाद को इसका क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। ये भी सवाल आ चुका है, तो इसको वीवीआई कर लेंगे कि जब सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के पद से, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इसके बाद अध्यक्ष किनको बनाया गया था, तो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन होता है कांग्रेस का। अध्यक्ष कौन बनते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है अध्यक्ष बनते हैं। और आजाद, मौलाना अबुल कलाम जो आजाद हैं 6 वर्ष तक, यानी 1940 से लेकर 1946 तक जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते हैं। फिर 1946 में ही जो होता है मेरठ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो जेबी कृपलानी जो हैं अध्यक्ष बनते हैं मेरठ अधिवेशन के। और स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है, जेबी कृपलानी थे स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो ये कांग्रेस से रिलेटेड इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है इसको। चलिए अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिनके एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। अब हम लोग हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन एवं संगठन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखेंगे, जिनके एग्जाम में आने की जो संभावना है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहला संगठन है हमारा एशियाटिक सोसाइटी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में किया गया था। संस्थापक कौन थे, तो सर विलियम जो जोन्स थे इसके संस्थापक थे। कहाँ पर किया गया था,
तो कलकत्ता में किया गया था। फिर है यहाँ पर इंपॉर्टेंट युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 ईस्वी में किया गया था। किनके द्वारा? तो हेनरी लुई विवियन डेरिजियो के द्वारा युवा बंगाल आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1826 ईस्वी में। कहाँ पर किया गया था? तो ये भी जो है कलकत्ता में प्रारंभ किया गया था। फिर है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज से भी पहले आपको दो चीज याद रखना है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय से आत्मीय सभा, आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज, आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज, ये दो चीज आपको याद रखना है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा कब किया गया था? तो 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। और 1825 में ही इनके द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और 1828 ईस्वी में इनके द्वारा ब्रह्म सभा की स्थापना किया जाता है, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज के रूप में विख्यात होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कहाँ पर? तो कलकत्ता में। ये तीनों की स्थापना कहाँ पर करते हैं? ये तो कलकत्ता में करते हैं, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तत्वबोधनी सभा। तो तत्वबोधनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में किनके द्वारा की जाती है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती है। कहाँ पर? तो कलकत्ता में की जाती है। परमहंस मंडली। तो परमहंस मंडली की स्थापना 1840 ईस्वी में किनके द्वारा की जाती है? तो गोपाल हरि देशमुख के द्वारा की जाती है। कहाँ पर? तो बम्बई में। फिर है रहनुमाई मर्यादन सभा। तो 1851 में दादा भाई नौरोजी और भी इसमें शामिल रहते हैं, नौरोजी फुरदोंजी, SS बंगाली लिख सकते हैं आप, SS बंगाली, नौरोजी फुरदोंजी जो हैं, इनके सहयोग से बंबई में रहनुमाई मर्यादन सभा की स्थापना की जाती है। और इनके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, याद रखना है। कौन सा है वो पत्रिका? तो पत्रिका का नाम आपको ध्यान में रखना है, रक्त गुप्तार। रक्त गुप्तार नामक पत्रिका निकाला जाता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पारसी महिलाओं के उत्थान के लिए यह जो है दोस्तों सभा को गठित किया जाता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, SS बंगाली के द्वारा और नौरोजी फुरदोंजी के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रार्थना समाज की अगर हम बात करें तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1867 ईस्वी में किया गया था, इनके सहयोग से। तो याद रखना है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और MG रानाडे। तो जनरली जो नाम आता है वो आत्माराम पांडुरंग का ही आता है, लेकिन MG रानाडे भी इसमें शामिल थे, याद रखना है। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? तो बंबई में इसका गठन किया गया था। आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कहाँ पर करते हैं इस समाज की स्थापना? तो बंबई में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो इसकी भी स्थापना 1875 ईस्वी में होती है। कौन करते हैं? तो मैडम HB ब्लावस्की और कर्नल HS ऑलकाट के द्वारा किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? न्यूयॉर्क में किया जाता है। और इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य रहती है कौन? तो एनी बेसेंट। कौन रहती हैं? एनी बेसेंट। चलिए फिर आते हैं हम लोग दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में किनके द्वारा की जाती है? तो GG अगरकर के द्वारा की जाती है। कहाँ पर? तो पूना में। फिर इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में किनके द्वारा की जाती है? तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की जाती है, बंबई में। फिर है वेद समाज, एक है देव समाज। तो देव समाज के बारे में याद रखना है, और एक है वेद समाज। तो वेद समाज की अगर हम बात करें तो वेद समाज की स्थापना 1864 में कौन करते हैं? तो श्री धरालू नायडू। कौन करते हैं? धरालू नायडू जो हैं वह 1864 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना करते हैं। लेकिन देव समाज की स्थापना किनके द्वारा की जाती है? तो 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में इसकी स्थापना की जाती है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। वेद समाज पूछे तो श्री धरालू नायडू के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है 1864 ईस्वी में। और देव समाज पूछे तो देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की जाती है लाहौर में। फिर रामकृष्ण मिशन की बात करें तो 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेल्लूर में इसकी स्थापना की जाती है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की जाती है। कहाँ पर? तो बंबई में इसकी स्थापना की जाती है। फिर है पूना सेवा सदन। पूना सेवा सदन के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1909 में इसकी स्थापना की जाती है। श्रीमती
रमाबाई रनाडे के द्वारा। कहाँ पर? तो पूना में ही। फिर है सोशल सर्विस लीग। तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 ईस्वी में किनके द्वारा किया जाता है? तो NM जोशी यानी नारायण मल्हार जोशी के द्वारा 1911 ईस्वी में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की जाती है। कहाँ पर? तो बम्बई में। फिर है सेवा समिति। तो सेवा समिति की स्थापना 1914 ईस्वी में HN कुंजरू के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। कहाँ पर? तो इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में। फिर यह भी सवाल पूछा गया कि हिंदू महासभा। तो हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की जाती है। कहाँ पर? तो हरिद्वार में। कब किया गया था हिंदू महासभा का गठन मदन मोहन मालवीय के द्वारा? तो 1915 ईस्वी में। कहाँ पर किया गया था? हरिद्वार में। फिर है वीमेंस इंडियन एसोसिएशन। तो वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1917 ईस्वी में किया जाता है। किनके द्वारा? लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा। कहाँ पर? तो मद्रास में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखना है। विश्व भारती की अगर हम बात करें तो विश्व भारती की स्थापना 1921 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती है। कहाँ पर? तो कलकत्ता में। और भी देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फिर है निम्न जातीय आंदोलन एवं संगठन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड। तो एक तरफ आंदोलन है और संगठन है, जैसे सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 वर्ष में होती है। किनके द्वारा की जाती है? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा की जाती है। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। फिर है अरब्बीपुरम आंदोलन। तो अरब्बीपुरम जो आंदोलन है इसका जो गठन किया जाता है, इस संगठन का 1888 ईस्वी में किया जाता है, चलाया जाता है। किनके द्वारा? तो यह श्री नारायण गुरु के द्वारा चलाया जाता है अरब्बीपुरम में। कहाँ? जो कि कहाँ पर है? तो यह केरल में है। तो ठीक है, तो अरब्बीपुरम आंदोलन किनके द्वारा चलाया जाता है 1888 ईस्वी में? तो श्री नारायण गुरु के द्वारा चलाया जाता है केरल के अरब्बीपुरम में। फिर है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। तो इसकी स्थापना 1903 ईस्वी में की जाती है। किनके द्वारा? तो श्री नारायण के द्वारा पद्मनाभम पल्पू एवं कुमार आसान के द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है। कहाँ पर? तो केरल में किया जाता है। फिर डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, इसकी स्थापना किया जाता है 1906 ईस्वी में बम्बई में। किनके द्वारा? तो VR सिंधे के द्वारा। फिर है बहुजन समाज। तो बहुजन समाज का जो गठन है 1910 ईस्वी में किया जाता है मुकुंद राव पाटिल के द्वारा, जो कि कहाँ पर इनके द्वारा किया जाता है? सतारा, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है दोस्तों। नेक्स्ट है जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी का गठन किया जाता है 1915 से 16 के बीच में। और CN मुदालियर, TM नायर एवं P त्यागराज चेट्टी जस्टिस पार्टी को गठित करते हैं। कहाँ पर? तो मद्रास में। फिर है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया जाता है 1924 ईस्वी में। कहाँ पर? तो बम्बई में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखना है। फिर है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान आंदोलन भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि आत्मसम्मान आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था दक्षिण भारत में? तो याद रखना, यह चलाया गया था E.V. रामास्वामी नायकर एवं बलिजा नायडू के द्वारा। तो ज्यादातर जो है E.V. रामास्वामी नायकर ही इन्होंने क्या की थी, इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हीं का ज्यादातर नाम एग्जाम में पूछा जाता है। कब किया गया था आत्मसम्मान आंदोलन, कब चलाया गया था? तो 1920 ईस्वी में। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको। फिर मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे है दारुल उलूम अथवा देवबंद आंदोलन। तो देवबंद जो आंदोलन है वह 1866 ईस्वी में चलाया जाता है। किनके द्वारा? तो मोहम्मद कासिम नानौती के एवं राशिद अहमद गंगोई के द्वारा यह जो है देवबंद आंदोलन चलाया जाता है। कहाँ पर? तो देवबंद में यह चला जाता है। स्थान भी याद रखना है, किनके द्वारा? नानोवती के द्वारा और रशीद अहमद गंगोई के द्वारा। फिर है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ जो आंदोलन है, अलीगढ़ आंदोलन चलाया जाता है 1875 में। किनके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। कहाँ पर? तो अलीगढ़ में। फिर है अहमदिया आंदोलन। कब से कब तक चला था ये? तो 1889 से 90 तक चला था। जिसमें कौन मुख्य भूमिका में थे? तो याद रखना है मियाँ मिर्जा मोहम्मद अहमद। तो याद रखना है मियाँ मिर्जा गुलाम अहमद जो थे उनके द्वारा 1889 से 90 के बीच अहमदिया आंदोलन चलाया गया था। कहाँ पर? तो फरीदकोट में। और लास्ट आपको क्या याद रखना है? नदवातुल आंदोलन 1894 से 1895 ईस्वी तक चला था। इसे हम लोग नदवाह उल उलेमा भी हम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किनके द्वारा चलाया गया था? तो यह मौलाना शिबली नुमानी के द्वारा चलाया गया था। कहाँ पर? तो लखनऊ में चलाया गया था। तो ये था सामाजिक धार्मिक
सुधार आंदोलन से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो और मेरे द्वारा किया गया मेहनत अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों अब हम लोग दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की ओर बढ़ते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्वदेशी आंदोलन को। तो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बंगाल विभाजन को समझते हैं। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ये सभी लोग जानते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट डेट जो है आपको याद रखना है। तो बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई थी, तो याद रखना है 19 जुलाई 1905 को। याद रखना है कब किया गया था, तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। उस समय के जो वायसराय थे किनके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और इस विभाजन की जब घोषणा की गई तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई एवं बहिष्कार प्रस्ताव क्या किया गया था, पास किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और स्वदेशी आंदोलन का जो विचार है सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र किसमें दिया था, तो ये भी पत्र पूछा जा चुका है। संजीवनी नामक जो पत्रिका है वह किनके द्वारा लिखा गया था, तो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा लिखा गया था। और इसी पत्रिका में पहली बार स्वदेशी आंदोलन का विचार आया था। तो याद रखना है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की जाती है, 19 जुलाई 1905 को। किनके द्वारा, तो वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की जाती है। और बंगाल विभाजन के ही विरोध में स्वदेशी मूवमेंट या बंग भंग विरोधी आंदोलन चलाया जाता है। कब स्टार्ट होता है, तो 7 अगस्त 1905 को। ये तो हो गया घोषणा, लेकिन इसको लागू कब किया गया था, यह भी सवाल आपको ध्यान में रखना है। यह लागू हुआ था, बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था, यानी प्रभावी कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हुआ था। और इस दिन जो है पूरे बंगाल में क्या मनाया गया था, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। दोस्तों याद रखना है। और अमार जो सोनार बांग्ला नामक जो गीत है, जो कि 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बन गया था, वो इस समय का जो गीत है वो काफी ज्यादा फेमस हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा यह रचित था। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही जो है दोस्तों हिंदू और मुस्लिम ने क्या किया था, एक दूसरे को राखियां बांधी थी दोस्तों। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर याद क्या रखना है आपको कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, सभी को मालूम होगा। इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, हम लोग देख भी रखे हैं, की स्थापना की थी। स्वदेशी आंदोलन से जुड़े 3 महत्वपूर्ण नेता का नाम आपको याद रखना है, लाल, बाल और पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल जो थे, ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण नेता थे। और एक और नाम याद रखना है, अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष जो थे ये भी स्वदेशी मूवमेंट से ही जुड़े हुए नेता थे दोस्तों। अब यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखेंगे कि बंगाल विभाजन को निरस्त कब किया गया था, तो वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के आगमन पर दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया था। और इसी दिल्ली दरबार में क्या किया जाता है, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, जिसमें बंगाल विभाजन को क्या किया गया था, रद्द कर दिया गया था तथा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। और याद रखना वर्ष 1912 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फैक्ट्स याद रखेंगे। अब हम लोग मुस्लिम लीग के गठन को देखेंगे कि मुस्लिम लीग का गठन कैसे हुआ था। तो मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था दोस्तों वह दिसंबर 1906 में ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन संपन्न हुआ था। तो मुस्लिम लीग का गठन अगर पूछा जाए कि कब हुआ था, तो 1906 में। क्या क्या कहाँ पर यह हुआ था, तो ढाका में इसका सम्मेलन हुआ था। और मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ पर बनाए जाने का निर्णय लिया गया था, तो लखनऊ में बनाया गया था, याद रखेंगे। और सम्मेलन में क्या हुआ था, तो सम्मेलन में सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का क्या किया था, प्रस्ताव पेश किया था। इंपॉर्टेंट है, प्रस्ताव किसने पेश किया था, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का, तो सलीमुल्लाह ने पेश किया था दोस्तों। निमंत्रण किसने दिया था, तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नियंत्रण पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन का जो हुआ था दोस्तों संपन्न हुआ था।
और मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो आगा खां को चुना गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। और 1916 में, याद रखना है, 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग का क्या बनाया जाता है दोस्तों, अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो मुस्लिम लीग का गठन पूछे कब हुआ था, 1906 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ था, लखनऊ में। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो आगा खां बनाए गए थे, ठीक है। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था, तो सलीमुल्लाह के द्वारा, जो कि क्या थे, ढाका के नवाब थे। चलिए, सूरत अधिवेशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर है बाल गंगाधर तिलक, इनको किन उपाधि से जाना जाता है, तो लोकमान्य और भारत के बेताज बादशाह के रूप में इनको भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर याद रखना है आपको क्या, कि प्रकाशित जो समाचार पत्र था मराठा और केसरी, कौन से ईस्वी में इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था, मराठा और केसरी, तो 1881 ईस्वी में। मराठा जो है दोस्तों किस भाषा में, तो याद रखना यह अंग्रेजी में भाषा में छपता था, ठीक है, समाचार पत्र था। और केसरी जो है दोस्तों किस भाषा में, तो यह मराठी भाषा में छपने वाला समाचार पत्र था। तो ये भी सवाल आ चुका है। दोनों का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1881 ईस्वी में। उत्सव की शुरुआत इनके द्वारा की जाती है 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव, एवं 1895 में शिवाजी उत्सव इनके द्वारा प्रारंभ किया जाता है। ये भी सवाल आ चुका है। तो इसको याद करने का ट्रिक है कि सबसे पहले हम लोग किस भगवान की पूजा करते हैं, तो गणपति भगवान की। तो सबसे पहले इनके द्वारा 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव इनके द्वारा प्रारंभ किया जाता है। देन उसके 2 साल बाद 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव प्रारंभ इनके द्वारा किया जाता है। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट से आपको क्या याद रखना है कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है, तो वैलेंटाइन सिरोल। पहला तो सवाल यही है कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है, तो वैलेंटाइन सिरोल ने इनको क्या कहा था, तो भारतीय अशांति का जनक कहा था बाल गंगाधर तिलक को। 1908 ईस्वी में केसरी में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्ष की सजा देकर बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है दोस्तों। और मांडले जेल में ही इन्होंने क्या किया था, तो मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। ये सवाल आ चुका है एग्जाम में कि किसने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन को देखेंगे। जिस तरीके से क्रांतिकारी जो आंदोलन है भारत में भी चल रहा था और विदेश में भी चल रहा था, तो दोनों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत में क्रांतिकारी जो गतिविधियां चल रही थी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो क्रांतिकारी आंदोलन का यह प्रथम चरण था जिसकी शुरुआत भारत में होती है। तो बी डी सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही 1904 ईस्वी में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखना है, मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, तो बी डी सावरकर। इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। और 1904 ईस्वी में यही जो मित्र मेला है आगे चलकर अभिनव भारत में परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखना है। पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। याद रखना है, अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में किनके द्वारा किया गया था, तो पी मित्रा के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसी अनुशीलन समिति के सदस्य कौन, खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो इनके द्वारा क्या किया गया था, तो 30 अप्रैल 1908 को, डेट भी याद रखना है, खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था कि मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड क्या हो गया था, बच गया था। ठीक है दोस्तों, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली एवं खुद्दीराम बोस को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। और 1908 ईस्वी में मात्र 15 वर्ष की आयु में इनको फांसी दे दी गई थी। फिर याद रखना है कि 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काफिले पर बम फेंका गया था। और इसमें मुख्य अभियुक्त कौन थे, तो याद रखना है रास बिहारी बोस मुख्य अभियुक्त थे और सचिन नाथ जो सान्याल थे वो मुख्य अभियुक्त थे। ज्यादातर नाम इन्हीं का आता है कि मुख्य अभियुक्त कौन थे, तो रास बिहारी बोस जो थे इसके मुख्य अभियुक्त थे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, आइए इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखते हैं कौन कौन एग्जाम के लिए हम महत्वपूर्ण है। तो विदेशों में प्रयास सबसे पहले किनके द्वारा किया गया था, यही सवाल है। तो याद रखना है कि विदेशों में सर्वप्रथम प्रयास किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा।
और श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 ईस्वी में लंदन में भारत स्वशासन समिति यानी इंडिया हाउस के नाम से भी हम इसे जानते हैं, याद रखना है, इंडिया हाउस। तो लंदन में भारत स्वशासन समिति, इंडियन होम रूल सोसाइटी या इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया जाता है। और इसी इंडिया हाउस के सदस्य कौन कौन रहते हैं, तो आपने नाम सुना होगा, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, ठीक है, और लाला हरदयाल। तो ये इंडिया हाउस के ही सदस्य रहते हैं दोस्तों। और क्या इंपॉर्टेंट है कि मैडम भिखाजी कामा ने 1907 ईस्वी में स्टुअर्टगार्ड, कहां पर है, जर्मनी में, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था। ठीक है, कैसा कलर था, तो हरा, पीला व लाल रंग का ध्वज फहराया था इनके द्वारा, मैडम भिखाजी कामा के द्वारा। और इन्हें भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है, यह भी याद रखना है। मैडम भिखाजी कामा को क्या कहा जाता है, भारतीय क्रांति की माता इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में पहली बार तिरंगे झंडे को कब फहराया था, तो 1907 ईस्वी में। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि इसी इंडिया हाउस के सदस्य थे लाला हरदयाल। उन्होंने 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। और सोहन सिंह भागना इस पार्टी के क्या थे दोस्तों, अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए कि सचिव, महासचिव कौन थे, तो गदर पार्टी के महासचिव किनको बनाया गया था, तो यह बनाया गया था लाला हरदयाल को। पूछा जाए कि कोषाध्यक्ष कौन थे, यह भी पूछा जा सकता है कि कोषाध्यक्ष कौन थे, तो कोषाध्यक्ष कौन थे, तो काशीराम को कोषाध्यक्ष बनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर है महत्वपूर्ण घटनाएं। कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। और इसमें याद क्या नाम रखना है कि गदर पार्टी के ही सदस्य गुरदीप सिंह वो इससे जुड़े हुए। ठीक है, कामागाटा मारू का प्रकरण घटना कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किनके द्वारा निभाया गया था, गुरदीप सिंह के द्वारा निभाया गया था। कामागाटा के बारे में आपको क्या याद रखना कि यह एक जापानी जलपोत था, यानी जहाज था, जिसको किराए पर किसने लिया था, तो गुरदीप सिंह ने इसे किराए पर लिया था। और इनके द्वारा क्या किया गया था कि सिंगापुर से कनाडा क्रांतिकारियों को इसमें भरकर सिंगापुर से कहां पर ले जाया जा रहा था, तो यह कनाडा लाया जा रहा था इस जहाज को। लेकिन कनाडा की सरकार क्या कर देती है, इनको मना कर देती है, अपने बंदरगाह पर इनको नहीं उतरने देती है, उल्टा क्या कर देती है, इनको रवाना कर देती है भारत की ओर। तो ये भारत पर जैसे ही उतरते कलकत्ता के बंदरगाह पर, तो अंग्रेजों से गुरदीप सिंह की क्या होती है, हाथापाई होती है। और इसी हाथापाई में क्या होता है, भगदड़ थोड़ा मच जाता है, जिसमें 22 लोग क्या होते हैं, मारे जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। इतिहास में इसे हम लोग कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से जानते हैं, जो कि कब हुआ था, 1914 में। मार्ले मिंटू सुधार एक्ट याद रखना है कब हुआ था, 1909 ईस्वी में हुआ था मार्ले मिंटू सुधार एक्ट। और मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस सुधार में अधिनियम में किया गया था, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में यह लाया गया था। दिल्ली दरबार हम लोग देख चुके हैं कब हुआ था, 1911 में। प्रथम विश्व युद्ध हम लोग देख चुके हैं, 1914 से 18 तक चला था। होम रूल लीग की अगर हम बात करें, तो होम रूल लीग जो आंदोलन चलाया गया था 1916 में चलाया गया था, किनके द्वारा, तो 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम याद रखना है, एक है तिलक और दूसरी कौन है, तो याद रखना है एनी बेसेंट। ठीक है, तो इन दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। लखनऊ में 1916 लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। अंबिकाचरम मजूमदार इसकी अध्यक्ष बनाए गए थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था, 1917 में हुआ था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लाया गया था, तो 1919 में। और इसी में क्या हुआ था, प्रांतों में द्वैत शासन को पहली बार किस अधिनियम में लाया गया था, तो वह था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, जो कि कब आया था, 1919 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इसको हम। अब आते हैं हम लोग महात्मा गांधी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी का संक्षिप्त परिचय हम लोग देख लेते हैं। तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम क्या था, पुतलीबाई था। इनके पिता पोरबंदर, वांकानेर और राजकोट के क्या थे, दीवान थे। 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का क्या हुआ था, विवाह हो गया था कस्तूरबा गांधी के साथ। गांधी जी ने 1889 से
1891 ईस्वी तक इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की। कब से कब तक? तो 1889 से 1891 तक। गांधी जी 1893 ईस्वी में गुजराती, ये भी सवाल आ चुका है, गांधी जी ने 1893 ईस्वी में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका यानी डरबन गए थे दोस्तों। कब गए थे दक्षिण अफ्रीका? तो 1893 में। किनका मुकदमा लड़ने है? तो गुजरात के एक व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, उन्हीं का मुकदमा लड़ने के लिए ये डरबन गए थे यानी दक्षिण अफ्रीका गए थे। और भी इंपॉर्टेंट क्या क्या फैक्ट्स है आइए देखते हैं हम लोग। तो गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्षों तक रहे थे। वे 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और इसी दिन को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटकर भारत आए थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी ने 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, याद रखना है। 1917 ईस्वी में इनके द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना किया जाता है गांधी जी के द्वारा। फिर क्या याद रखना है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, गांधी जी की आत्मकथा है, याद रखना है। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकें जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सा? तो याद रखना है हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। याद रखना कौन कौन सा? हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन एवं इंडियन ओपिनियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी हत्या कब की जाती है? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी, याद रखना है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर आइए देखते हैं। तो याद रखना है कि गांधी जी के द्वारा 1894 ईस्वी में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। कब? 1894 ईस्वी में। तो पूछेगा कि नाटाल कांग्रेस की स्थापना यानी नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी के द्वारा कब की गई थी? तो 1894 ईस्वी में। ठीक है, और फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं कब? 1904 में। सभी के सभी सवाल जो हैं दोस्तों आए हुए हैं विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में, याद रखना है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा 1904 ईस्वी में किया गया। इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन की अगर हम बात करें तो इंडियन ओपिनियन पत्र का जो प्रकाशन है गांधी जी के द्वारा कब किया गया था? तो 1903 ईस्वी में किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पूछेगा कि इंडियन ओपिनियन पत्र किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा। कब किया गया था? तो 1903 में किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। फिर है टॉल्स्टॉय फॉर्म की यह स्थापना करते हैं जोहान्सबर्ग में, याद रखना। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं कब? तो 1910 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VBI ये सभी के सभी फैक्ट जिसे आपको ध्यान में रखेंगे। फिर है चंपारण। अब आते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहला जो प्रथम सविनय अवज्ञा था वो कौन था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, बिहार के चंपारण में इनके द्वारा सत्याग्रह किया गया था और यह जो था गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सविनय अवज्ञा था, याद रखना है। अगर हम देखें दूसरा तो 1918 में इनके द्वारा खेड़ा सत्याग्रह किया गया था। प्रथम असहयोग था। प्रथम असहयोग का प्रयोग गांधी जी ने भारत में कहां पर किया था? तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। खेड़ा सत्याग्रह था वो कब हुआ था? 1918 में। और पहली बार भूख हड़ताल गांधी जी ने कब किया था भारत में? तो याद रखना है अहमदाबाद मिल हड़ताल में इनके द्वारा पहली बार भूख हड़ताल किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्रम भी याद रखना। सबसे पहले चंपारण हुआ था, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए थे। राजकुमार शुक्ल कहाँ पर मिलते हैं? तो 1916 ईस्वी में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसी में राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को चंपारण की किसानों की दुर्दशा से अवगत कराते हैं और इन्हीं के अनुरोध पर गांधी जी जो है बिहार आने के लिए क्या होते हैं दोस्तों? राजी होते हैं। ठीक है, और गांधी जी ने यहाँ पर नील की खेती की 3 कटकिया पद्धति के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चला जिसमें सफल भी ये हो गए थे। चलिए अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है हमारा रॉलेट एक्ट। तो 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। बिना वकील बिना दलील का इसे कानून कहा जाता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं इसे काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है,
क्या कहा जाता है, इसे काला कानून भी कहा जाता है। कब पारित किया गया था, तो 18 मार्च 1919 ईस्वी को। 9 अप्रैल को क्या होता है, 9 अप्रैल को 1919 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर के आदेश पर पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। याद रखना है किनको किनको, डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस घटना से जनता में क्या होता है, रोष व्याप्त हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है दोस्तों, तो 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को सौंपा गया। 13 अप्रैल को इन 2 जो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, इनके विरोध में क्या किया जाता है, जुलूस निकाला जाता है। ठीक है, बैसाखी का दिन था, तो बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिस पर जनरल आर डायर ने, ओ डायर ने आदेश दिया। गोली किसने चलाया था, तो याद रखना है आर डायर ने। पहले कौन आता है, ओ आता है, बाद में कौन आता है, आर आता है। तो ये आदेश दे रहा है और ये क्या करेगा, गोली चलाएगा। यानी ओ डायर आदेश दिया और ये आर डायर ने क्या किया था, गोली चलाया था। ठीक है, इस हत्याकांड में क्या हुआ था, हजारों लोग मारे गए थे दोस्तों। इस हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई सवाल है, इसको हाईलाइट कर लेंगे कि किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, तो इनका नाम था शंकरन नायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, याद रखना है। और गांधी जी के द्वारा क्या कहा गया था, शैतान की सरकार इसे कहा गया था। शैतानों की सरकार गांधी जी के द्वारा किया गया था, शैतानों की सरकार। यह किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था, तो गांधी जी के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि त्याग दी गई थी। कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय, इंपॉर्टेंट अगेन वीवीआई ये फैक्ट्स हैं, कांग्रेस ने इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था। याद रखना है, पूछ सकता है आपसे कि तहकीकात कमेटी किस लिए बना था, तो याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो मदन मोहन मालवीय जो हैं इसके अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर है असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। अखिल भारतीय स्तर का अगर पहला कोई आंदोलन था, ध्यान से सुनना है मेरी बातों को, अखिल भारतीय स्तर का जो पहला आंदोलन था वह कौन था, तो वह था 1920 में स्टार्ट हुआ असहयोग आंदोलन। क्या मैं बोल रहा हूं, अखिल भारतीय स्तर का, अखिल भारतीय स्तर का जो पहला आंदोलन था भारत में गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था वो कौन था, तो असहयोग आंदोलन। और इस असहयोग आंदोलन का जो है अधिवेशन मतलब कब पारित किया गया था, तो याद रखना है कि लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां पर हुआ था, कलकत्ता में आयोजित किया गया था। और इस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन को चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई ये फैक्ट्स हैं कि 1920 में असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बनाया गया था। और इसी अधिवेशन में क्या किया गया था, असहयोग आंदोलन को चलाने पर क्या किया गया था, स्वीकृति प्रदान की गई थी। और कब स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। दुर्भाग्य से इसी दिन तिलक का क्या हो गया था, निधन हो गया था। और जब तिलक का निधन हुआ था तो गांधी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय सौरमंडल का एक और नया तारा डूब गया। ये स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया जाता है, तो महात्मा गांधी के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। किनके निधन पर, तो बाल गंगाधर तिलक के निधन पर। दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित कर दिया गया था। याद रखना, विशेष अधिवेशन में तो स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन अंतिम रूप से असहयोग आंदोलन को पारित कब किया गया था, तो नागपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो चेडियार थे। इस प्रस्ताव को वहां पर याद आ रहा है ना, मैंने क्या बताया था, 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी, तो चेडियार के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यह पारित कर दिया गया था। इस प्रस्ताव को CR दास, ठीक है, यानी चित्तरंजन दास ने प्रस्तुत किया था। याद रखना है, असहयोग का प्रस्ताव किसने नागपुर अधिवेशन में प्रस्तुत किया था, तो देशबंधु जो है
चित्तरंजन दास उन्हीं के द्वारा यह प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था। और असहयोग आंदोलन के लिए 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट से ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर, ये कई बार आया हुआ है, कैसरे हिंद की उपाधि किसने त्याग दिया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान, और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। तो ये भी जो स्टेटमेंट है याद रखना है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। चलिए अब हम लोग आते हैं चौड़ी चौड़ा हत्याकांड के बारे में, जिसके बाद क्या होता है असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी वापस ले लेते हैं। तो यह होता है कब चौड़ी चौड़ा कांड? तो यह होता है 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौड़ी चौड़ा नामक स्थान पर यह घटना होती है। क्या था कारण? क्या था कि किसानों के जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए थे? मारे गए थे। परिणाम स्वरूप क्या होता है? जब गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे, जब हिंसा हो गया तो इन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया था दोस्तों। तो याद रखना चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी को। और इसके बाद क्या किया गया था गांधी जी के द्वारा? तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। फिर है इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी से रिलेटेड क्या याद रखेंगे हम लोग? स्वराज पार्टी का जो गठन होता है मार्च 1923 ईस्वी में होता है। 1923 के विधानमंडल चुनाव में भाग लेने के लिए मार्च 1923 में CR दास यानी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। याद रखना है कहाँ पर? इलाहाबाद में। CR जो दास थे वो इस पार्टी के अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। तो याद रखना है चित्तरंजन जो दास थे इस पार्टी के अध्यक्ष थे, ये सवाल आ चुका है। मोतीलाल नेहरू कौन थे? तो इस पार्टी के क्या थे? महासचिव थे। और इसी पार्टी में क्या थे? एक विट्ठल भाई पटेल थे। तो स्वराज पार्टी ने 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष नियुक्त करने में सफलता प्राप्त की। तो याद रखना है 1925 में केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष नियुक्त किनको किया गया था? तो याद रखना विट्ठल भाई पटेल को किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है और VVI सवाल भी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। ठीक है, प्रथम चरण में हम लोगों ने देख लिया था भारत में भी और विदेशों में भी। दूसरा चरण की अगर हम बात करें तो इसमें क्या याद रखना है आपको, जो कि एग्जाम के लिए आपके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA। तो अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी ने अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग से कानपुर में इसकी स्थापना की। तो सबसे पहला याद रखना है क्या कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में इनके द्वारा किया गया था। तो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, योगेश चटर्जी के द्वारा और एवं अन्य क्रांतिकारी भी इसमें क्या थे? शामिल थे। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा ही क्या किया जाता है? काकोरी कांड किया जाता है। कब? 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने। कब? 9 अगस्त 1925 को। और क्या याद रखना है? इस घटना के संबंध में 1929 को गिरफ्तार करके उन पर क्या किया गया था? मुकदमा चलाया गया था, जिसमें मुख्य अभियुक्त कौन कौन थे, मतलब कौन कौन इसमें गिरफ्तार हुए थे और इनको फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहेड़ी, रोशन लाल, अशफाक उल्लाह को क्रमशः गोरखपुर। कहाँ पर इनको फांसी दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल को? तो गोरखपुर में। राजेंद्र लाहेड़ी की अगर हम बात करें तो इनको दिया गया था गोंडा में फांसी। रोशन लाल की बात करें तो नैनी में इनको फांसी दिया गया था। और अशफाक उल्लाह की बात करें तो फैजाबाद में इनको फांसी दे दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद जो थे इस घटना के बाद भागने में क्या हो गए थे दोस्तों? सफल हो गए थे। ठीक है, फिर आपको याद रखना है क्या? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि 1925 में जो है HRA में S शब्द जोड़ दिया जाता है 1928 में। 1928 ईस्वी में क्या होता है? चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर
हिंदुस्तान ऑफ सोशलिस्ट लग गया, यानी समाजवादी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया गया। अब क्या क्या खास बात था इसमें, तो HSRA के संस्थापक सदस्यों में कौन कौन शामिल थे, तो भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा शामिल थे। याद रखना है क्या कि 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए, आपको मालूम होगा साइमन कमीशन के विरोध में लाठी प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद ये लोग खफा हो जाते हैं। और 17 दिसंबर 1928 को क्या करते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने क्या किया था, इसका बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की गोली मारकर क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानमंडल की खाली बेंचों पर क्या किया था, बम फेंका था। ये डेट याद रखना है, कब बम फेंका गया था विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, तो 8 अप्रैल 1929 को। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र के सैंडर्स की हत्या के तहत मुकदमा चलाया गया था, याद रखेंगे। और ये तो डेट सभी को मालूम होगा कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली थी, याद रखना है, कब, 27 फरवरी 1931 को। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे, सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट ही फैक्ट दिया हुआ, इधर उधर की बातें नहीं की गई है दोस्तों। टू द इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनके एग्जाम में आने की संभावना है वही इसमें दिया गया है, ठीक है। चलिए फिर अब हम लोग असहयोग आंदोलन देख लिए। अखिल भारतीय स्तर का दूसरा जो आंदोलन था वो कौन था, वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या बनता है एग्जाम में, आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। उससे पहले दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, और जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नए वीडियो को इसी तरीके की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोग देखते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध डांडी मार्च के साथ होती है, ठीक है। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से अपने 78, याद रखना है कितने समर्थक, तो 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा की। दांडी कहाँ पर है, तो गुजरात के नवसारी जिले में है दांडी, याद रखेंगे। 24 दिनों बाद, ये भी डेट पूछा जा चुका है बीपीएससी में दोस्तों, 24 दिन बाद जो है दोस्तों अपने समर्थकों के साथ वो दांडी पहुंचते हैं, कब, 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं वो, नवसारी जिला में, पहले भी मैंने बता रखा है। 6 अप्रैल को क्या करते हैं ये कि 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर इन्होंने नमक कानून को क्या कर दिया था, भंग कर दिया था गांधी जी ने। पहला तो ये याद रखना है, स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल को नमक कानून बनाकर ये भंग कर देते हैं। कुल कितने दिनों तक ये यात्रा करते हैं, 24 दिनों तक यात्रा करते हैं। किलोमीटर में भी याद रखना है, मील में भी याद रखना है, मील में पूछे तो 241 मील, 241 मील इनके द्वारा यात्रा की जाती है दांडी मार्च में, ठीक है। और किलोमीटर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 390 किलोमीटर, ठीक है, पैदल यात्रा करते हैं। और याद रखना है क्या कि अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर दांडी मार्च में गांधी जी के साथ थे, तो ये भी सवाल आ चुका है कि कौन पत्रकार दांडी मार्च में गांधी जी के साथ थे, तो अमेरिकी पत्रकार थे वेब मिलर, वो इनके साथ थे। अब यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड काफी सवाल पूछा जाता है, तो आइए एक एक कर हम लोग देखते हैं। तो प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था वो कब से कब तक चला था, तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, याद रखेंगे। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब से कब तक हुआ था, तो याद रखना 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 7 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। और इम्पोर्टेंट क्या है गोलमेज सम्मेलन में, आइए हम लोग देखते हैं। तो गोलमेज सम्मेलन में आपको याद रखना कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पृथक निर्वाचक मंडल की क्या की थी, मांग की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सवाल बार बार आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, ये याद रखना है आपको। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किनको मतलब भेजा गया था कांग्रेस की तरफ से, तो गांधी जी।
3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, याद रखना है। तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी 29 अगस्त 1931 को SS राजपूताना नामक जलपोत से लंदन के लिए रवाना हुए, याद रखना है। 29 अगस्त 1931 को SS राजपूताना नामक जहाज से गांधी जी जो है लंदन के लिए रवाना होते हैं, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे, तो याद रखना महादेव देसाई, इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू आदि थी इसमें शामिल। प्रमुख सम्मिलित हुई थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये लोग कौन कौन, महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, याद रखना है, तथा लॉर्ड वेलिंगटन भारत के क्या थे दोस्तों, उस समय के तत्कालीन जो थे वायसराय, मतलब उस समय के वायसराय थे, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं सांप्रदायिक निर्णय एवं पूना पैक्ट, इनको भी एक झलक में हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, हाँ। तो सांप्रदायिक जो पंचायत निकाला गया था और पूना पैक्ट, आइए हम लोग इनसे रिलेटेड फैक्ट्स को देखते हैं। तो याद रखना है कि 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। अब दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक यानी मुसलमान और सिख पहले से ही अल्पसंख्यक माने जा चुके थे, मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था दलित वर्ग को, याद रखना है। इस निर्णय के विरोध में गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आम्र अनशन शुरू किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना है दोस्तों कि इस निर्णय के विरोध में गांधी जी के द्वारा किया गया था यरवदा जेल में पूना के 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किया गया था। 24 सितंबर को क्या हुआ था, 1932 को गांधी जी के अनुयायी कौन कौन, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और अंबेडकर के बीच समझौता किया गया। इस समझौते को पूना पैक्ट कहा जाता है, याद रखना है। पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट का, पूना समझौता का जो मसौदा है वह किसने तैयार किया था, तो याद रखना सी राजगोपालाचारी ने पूना समझौता का मसौदा तैयार किया था दोस्तों। पूना पैक्ट पर दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदुओं की ओर से कौन थे, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। इंपॉर्टेंट है VBI फैक्टर, कई लोग इसका आंसर जो है महात्मा गांधी लगाएंगे। हस्ताक्षर किनके द्वारा किया गया था, तो दलित वर्ग की ओर से थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और हिंदुओं की ओर से कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था पूना पैक्ट में। चलिए अब महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर याद क्या रखना है कि 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन, यानी जिनको हम लोग मास्टर दा के नाम से जानते हैं, के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की चटगांव शाखा ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया था। तो याद रखना है कि चटगांव शस्त्रागार की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखना है यह किया जाता है सूर्य सेन के द्वारा, जिन्हें हम लोग मास्टर दा के भी नाम से जानते हैं। कब किया जाता है, 18 अप्रैल 1930 को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन क्या होता है, भारत आता है। गठन कब किया जाता है, 1927 में इसका गठन किया जाता है, और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जो है मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था, ये सवाल भी याद रखना है। युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। पूछ सकता है अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था या इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 8 अगस्त 1940 को। कौन उस समय के वायसराय थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो उस समय के वायसराय थे। अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतः अस्वीकृत करने के पश्चात कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था, याद रखना है। कांग्रेस के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह किस प्रस्ताव को पूर्णतः अस्वीकृत करने के पश्चात चलाया गया था, तो याद रखना है अगस्त प्रस्ताव को। या
व्यक्तिगत सत्याग्रह को हम लोग दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, प्रारंभ करने का निर्णय लिया था दोस्तों। 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखना है। तीसरे सत्याग्रही का मुझे डाउट लग रहा, तीसरे सत्याग्रही जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, ये कोई और थे। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे सत्याग्रही तो तीसरा जो सत्याग्रही बनाया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं बनाया गया था, बल्कि किसे बनाया गया था? तो यह बनाया गया था ब्रह्मदत्त को। तो इंपॉर्टेंट याद रखो, पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल तीसरे सत्याग्रही नहीं थे, याद रखना, थोड़ा सुधार कर लेंगे आप लोग। क्रिप्स मिशन जो कि कब आया था? तो याद रखना है 1942 में। तो भारत में बढ़ रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा था, जिसे हम लोग क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टोफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन भारत भेजा गया था, इसलिए इसका नाम क्या था? क्रिप्स मिशन रखा गया था। ठीक है, अब आते हैं क्रिप्स मिशन के सफलता के बाद हम लोग कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया गया था अखिल भारतीय स्तर का? तो याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन। यह सबसे बड़ा आंदोलन, अखिल भारतीय का सबसे अंतिम और सबसे बड़ा अखिल भारतीय आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने ही इसका नेतृत्व किया था, याद रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई थी, याद रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे। इसी बैठक में नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पेश किया था। यह भी सवाल आ चुका है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कई लोग इसका महात्मा गांधी आंसर मानते हैं, प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, ना कि महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का जो आलेख है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आजाद ने मिलकर तैयार किया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो है पारित कर दिया गया था। इस समय गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब क्या होता है, 9 अगस्त को 1942 को सुबह में सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर, ये भी सवाल आ चुका है, के तहत गांधी जी तथा अन्य शीर्ष नेताओं को क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था दोस्तों। अब भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य उनको हम लोग देखेंगे। तो इस आंदोलन के दौरान 3 जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। एक था बलिया। बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो चीतू पांडे के नेतृत्व में किया गया था। एक था तामलुक। यहाँ की सरकार को जातीय सरकार के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। यह सरकार जो है दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक चली थी दोस्तों। बलिया में समानांतर सरकार किसने स्थापित किया था? चीतू पांडे ने। तामलुक में पूछा जाए जातीय सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो जातीय सरकार की स्थापना किया गया था कब से कब तक था? तो 1942 से लेकर 1944 तक। यहाँ की किसान जो थी, किसान विधवा मातंगिनी हजारा ने गोली लग जाने के बाद भी झंडे को ऊंचा रखा था। उन्हें बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है, याद रखना है। किनको? तो मातंगिनी हजारा को। सतारा की अगर हम बात करें तो सतारा जो है सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यह 1945 तक कार्यरत थी, समानांतर सरकार थी। इसके नेता कौन थे? वाई.बी. चौहान थे। इंपॉर्टेंट है, वीवीआई हाईलाइट कर लेंगे दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के जिम्नी कार कौन थे? लुई फिशर, अमेरिकी पत्रकार उनके साथ थे। ये भी सवाल आ चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो अमेरिकी पत्रकार कौन था उनके साथ, गांधी जी के साथ? तो याद रखना है लुई फिशर था। फिर आते हैं हम लोग गांधी इरविन समझौता, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो गांधी और इरविन की लंबी वार्ता के पश्चात 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट यानी गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। पूछ सकता है दिल्ली पैक्ट कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को, जिसे हम लोग गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों,
और इसी समझौते के बाद गांधी जी क्या करते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाते हैं दोस्तों। इस समझौते के फलस्वरूप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो जाते हैं गांधी जी। अब आते हैं हम लोग आजाद हिंद फौज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मोहन सिंह के नेतृत्व में मार्च 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था, याद रखेंगे। इंडियन नेशनल आर्मी का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह व फुजीवाड़ा ने दिया। इसकी पहली डिवीजन का औपचारिक जो गठन है कब किया गया था, 1 सितंबर 1942 को किया गया। इसका प्रथम सेनापति कौन था, तो याद रखना किनको बनाया गया था सेनापति, तो मोहन सिंह यानी कैप्टन मोहन सिंह को बनाया गया था इसका प्रथम सेनापति। आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, याद रखेंगे। रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में संक्षिप्त हम लोग जान लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इनसे रिलेटेड। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी 1897 को कटक यानी उड़ीसा में हुआ था। 1920 में इन्होंने सिविल सेवा में 4था स्थान प्राप्त किया, लेकिन मन न लगने के कारण त्यागपत्र दे दिया। महात्मा गांधी की प्रेरणा से वर्ष 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे, याद रखना है। कब शामिल हुए थे, तो 1921 में। देशबंधु जो चित्तरंजन दास थे वो इनके क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1927 में इंडिपेंडेंस लीग, इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल आ चुका है। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब किया गया था, 1939 में। और वर्ष 1939 में 1927 में किया गया था इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से क्या कर दिया था, त्यागपत्र देके फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और जर्मनी की जनता ने उन्हें, याद रखना, नेताजी के नाम से संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, याद रखना है। और महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। आते हैं वेबल योजना को समझते हैं। वेबल नहीं है, वेबल योजना है ये। वेबल योजना कब हुआ था, 1945 में लाया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में रूढ़िवादी सरकार भारत में संवैधानिक प्रश्न को हल करने के उद्देश्य से लॉर्ड वेबल को भारत के नेताओं से विचार विमर्श हेतु कहा। क्या खास बात था, इस उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड वेबल ने 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की जिसे हम लोग वेबल योजना के नाम से जानते हैं। कब किया गया, वेबल योजना को कब प्रस्तुत किया गया था, तो 14 जून 1945 को, ठीक है। अब आते हैं कैबिनेट मिशन, जिसके बाद ही हमारा संविधान बनना स्टार्ट हो गया था। तो कैबिनेट मिशन के गठन करता ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, क्लेमेंट एटली थे। दिल्ली पहुंचने की तीसरी यानी कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। सदस्य कौन कौन थे जो कि उसके अध्यक्ष थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VVI इसको कर लेंगे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, एक थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे AB अलेक्जेंडर, तीसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। पैथिक जो लॉरेंस थे वो इसके अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। AB अलेक्जेंडर थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के क्या थे, अध्यक्ष थे। कौन, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये तीनों को तीनों महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखना है आपको। कैबिनेट मिशन के ही बात क्या होता है, संविधान सभा का क्या होता है दोस्तों, चुनाव होता है, ठीक है। और संविधान सभा का चुनाव में क्या होता है कि वर्ष 1936 में के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था, याद रखना। संविधान सभा हमारा कैसे बना था इसको हम लोग भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1936 के कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसी में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन भारत योजना के तहत संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे। चुनाव का परिणाम क्या हुआ था, आइए देख लेते हैं। इस चुनाव में हुआ था क्या, कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को कितना मिला था, 73 सीटें मिला था, स्वतंत्र उम्मीदवार को 15 सीटें इसमें मिला था दोस्तों। सॉरी, हाँ, यहाँ पर क्या हुआ था जब चुनाव हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ था इसको देखते हैं।
तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हुआ था 16 अगस्त 1946 को। 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण भेजा, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, स्वीकार कर लिया था दोस्तों। लेकिन मुस्लिम लोगों ने क्या किया, इससे नाखुश हो गया। परिणाम स्वरूप उनके द्वारा क्या किया गया था, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखेंगे। लेकिन इस कार्यवाही ने भयानक रक्तपात हुआ था, याद रखना है। महात्मा गांधी ने नोआखली में शांति स्थापना हेतु पद यात्रा की थी, स्वयं जाकर यात्रा की थी दोस्तों महात्मा गांधी ने, याद रखना है आपको। अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली थी अंतरिम सरकार में, याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष कार्यकारी परिषद के थे और विदेशी मामले के बलदेव सिंह जो थे रक्षा मंत्री बनाए गए थे। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। सरदार पटेल को क्या बनाया गया था अंतरिम सरकार में, गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग एवं रियासत संबंधी मामले। यहाँ से आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी कवर हो जा रहा है दोस्तों। और जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। आई चुंदरीगढ़ जो थे वो क्या थे, वाणिज्य मंत्री थे, यानी फाइनेंस कॉर्पोरेट मंत्री थे ये। C.H. भाभा क्या थे, तो कारखाना एवं बंदरगाह मंत्री थे। अब्दुल रब नस्तर क्या थे, संचार मंत्री थे। गजनफर अली खां क्या थे, तो स्वास्थ्य मंत्री थे। अरुणा आसिफ अली क्या थी इसमें, तो रेल मंत्री बनाई गई थी। राजगोपालाचारी क्या थे, तो शिक्षा मंत्री थे। जगजीवन राम क्या थे, श्रम मंत्री। लियाकत अली वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर। और जोगेंद्र नाथ मंडल क्या थे, तो विधि मंत्री थे। अब यहाँ पर है कि एटली की घोषणा कब होती है, तो एटली की घोषणा याद रखना कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले भारतीयों को सत्यानाशित कर देंगे। ये डेट याद रखना है। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री जो थे क्लेमेंट एटली, उनके द्वारा यह हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि हम भारत को अंग्रेजों से जून 1948 के पहले सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। ठीक है, जून 1948 के पहले भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। एटली ने लॉर्ड बेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को क्या किया था, भारत का वायसराय नियुक्त किया था। तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के 34वें गवर्नर जनरल बनकर आए थे, याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर है कि भारतीय नेताओं की स्वीकृति के बाद ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना प्रस्तुत की। याद रखना है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत विभाजन योजना जो है कब प्रस्तुत किया गया था, तो 3 जून 1947 को। अब ये हमारे आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट टॉपिक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आ रहा है यहाँ से सवाल, याद रखना है। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक कब पेश किया गया था, तो 4 जुलाई 1947 को। विधेयक को कब मंजूरी मिली थी यानी स्वीकृति मिली थी, तो याद रखना 18 जुलाई, यानी याद रखेंगे 14 दिन बाद इसको स्वीकृति मिला था 1947 को। और इसके अनुसार क्या हुआ था, तो इसके अनुसार आपको याद रखना है कि इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और यहाँ पर देखते हैं कि महत्वपूर्ण तत्व में क्या क्या है। भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य JB कृपलानी थे। यहाँ आधुनिक भारत की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे पुस्तकें कौन कौन सा, यंग इंडिया, हिंद स्वराज, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु एवं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये किनके, इनके लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। इंडिया विंग्स फ्रीडम, यह किसने लिखा है, तो अब्दुल कलाम आजाद ने। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है, एनी बेसेंट के द्वारा। द लाइफ डिवाइन किनके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया अरविंद घोष के द्वारा, याद रखेंगे। बापू माई मदर, सॉरी, बापू माई मदर, यह किसने लिखा है, तो यह लिखा है मनु बहन गांधी ने। आनंद मंड, दुर्गेश नंदनी, यह किनके द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इन्होंने ही कहा था कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। गीता रहस्य, केसरी तथा मराठा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। मराठा किस भाषा में लिखा गया, याद रखेंगे अंग्रेजी भाषा में, और केसरी जो है मराठी भाषा में लिखा गया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, यह किसने लिखा है, तो डॉक्टर रफीक जकारिया ने लिखा है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, यह किसने लिखा है, तो यह लिखा है दुर्गादास ने।
फ्रीडम एट मिडनाइट ये लिखा लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर ने। फिर द अ नेशन इन मेकिंग, ये सवाल भी आ चुका है, याद रखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा है, अ नेशन इन मेकिंग, ठीक है। और पहली बार इनको कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था, तो 1895 का जो पूना में अधिवेशन हुआ था, पहली बार अध्यक्ष बने थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। द स्टोरी ऑफ माई और डिपोर्टेशन और अनहैप्पी इंडिया, यह किनके द्वारा लिखा गया, लाला लाजपत राय के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों आप लोग। और भी है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, उसको भी देख लेते हैं। और काफ़ी अच्छी यहाँ पर बुक दी गई है, जैसे इंडिया अनरेस्ट ये हम लोग देख चुके हैं, वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा है। द इंडिया स्ट्रगल ये लिखा सुभाष चंद्र बोस ने। आवर इंडियन मुसलमान्स ये लिखा W हंटर ने लिखा है। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस किसने लिखा है, तो याद रखना राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी भी आप याद रखना है, संवाद कौमुदी किसने लिखा है, राजा राम मोहन राय ने। मीरातुल अखबार यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह भी लिखा गया है राजा राम मोहन राय के द्वारा। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो BD सावरकर के द्वारा लिखा गया। सिविल रेविलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज यह किसके द्वारा लिखा गया, तो SB चौधरी के द्वारा लिखा गया। अवध इन रिवोल्ट यह किसके द्वारा लिखा गया, तो रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा यह लिखा गया है। और दी सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 यह लिखा गया RC मजुमदार के द्वारा। द ग्रेट रिबेलियन यह लिखा गया अशोक मेहता के द्वारा। तहजीब उल अखलाक ये याद रखना है, यह किसके द्वारा लिखा गया, सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया। स्प्रिंगिंग टाइगर यह लिखा गया ह्यूज टॉय के द्वारा। टूवर्ड्स अ स्ट्रगल यह लिखा गया जयप्रकाश नारायण के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। बंदी जीवन देख चुके हम लोग, सचिन नाथ सान्याल के द्वारा बंदी जीवन को लिखा गया है। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड यह लिखा गया भगत सिंह के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब यह लिखा गया भगवती चौरन बोहरा के द्वारा। एनहाइलेशन ऑफ कास्ट यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो एनहिलिएशन ऑफ कास्ट BR अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी यह लिखा गया है लुईस फिशर के द्वारा, ठीक है। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन यह लिखा गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष के द्वारा, और शिशिर कुमार घोष भी शामिल थे। बंगाली समाचार पत्र जो है किनके द्वारा निकाला गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री यह लिखा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। द ब्रोकन विंग लिखा गया सरोजनी नायडू के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। कैप्टिव लेडी का लिखा गया माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा। टेररिस्ट लिखा गया दिलीप मुखर्जी के द्वारा। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस यह लिखा गया बिपिन चंद्र के द्वारा। मदर इंडिया लिखा गया कैथरीन मेयो के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने दोस्तों 1885 से लेकर 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं दोस्तों, उनको हम लोगों ने एक एक कर अच्छे से देखा। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करेंगे, इससे मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा दोस्तों, और ऐसे ही एक से एक बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लेकर यूट्यूब पर आऊँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।